हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 20, दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो लेट्स बिगिन। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो मॉडल है ऑन ब्रिटिश पैटर्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इस पैराग्राफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव बिकॉज इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देता है कि जो प्रिंसिपल्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो डिटेल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 और 75 डील करते हैं इनसे ब्रॉडली, स्केची एंड जनरल मैनर में। आर्टिकल 74 जो बताता है स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो 75 डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज एंड अलाउंसेज मिनिस्टर की। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वे देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice. However, the president may require the council of minister to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. इसमें केवल इतना बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो, और उनका जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एड एडवाइस करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट को, तो इस अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं जिससे वो जैसी उन्हें एडवाइस की जाती है। और सेकंड इसमें दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि वो अपनी जो एडवाइस दी है उसे दोबारा रिकंसिडर करें। तो जो दोबारा रिकंसिडर करके जो दोबारा एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, उन्हें उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही करना पड़ता है। और जो फर्स्ट है कि वो 42nd अमेंडमेंट एंड सेकेंड 44th अमेंडमेंट से हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं ये सेकंड पॉइंट, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायरी इनटू एनी कोर्ट। इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एडवाइस मिनिस्टर्स देंगे प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्वायरी नहीं की जाएगी। नाउ सी आर्टिकल 75, दैट इज अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसकी एडवाइस पे? बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, इंक्लूडिंग जो हमारे पीएम है, इंक्लूडिंग जो हमारे पीएम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, शेड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। और ये प्रोविज़न जो है 91st जो अमेंडमेंट था 2003 का, उससे ऐड हुआ था। और जो थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं कि जो मेंबर है ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, वो ऑल्सो गेट डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। और ये प्रोविज़न भी 91st अमेंडमेंट से ही एक्ट किया गया था। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि जो मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हमें पता है कि प्रेसिडेंट उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इट इज़ बेड रॉक प्रिंसिपल, very important. And the president shall administer the oath of office and secrecy to a minister. सेवन पॉइंट, जो मिनिस्टर होता है वो अगर नई मेंबर है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive month, तो उससे मिनिस्टर के नहीं बनाया जाएगा। अगर बना दिया गया तो हटा दिया जाएगा। और सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जो सैलरीज और अलाउंसेज है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही मतलब डिटरमाइन की जाएंगी। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको ये याद हो जाए। तो जो हमारा 74th आर्टिकल है, डेट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो इसमें बेसिकली है कि देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एडवाइज़ करेंगे प्रेसिडेंट को, और जो उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रेसिडेंट चलते हैं। और जो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि वो अपनी एडवाइस रिकंसिडर करें, और आफ्टर गेटिंग रिकंसिडर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दोबारा दी जाती है वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है। अब जो
सेकेंड है इसमें कि जो एडवाइस टेंडर की जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्वायरी नहीं की जाती। एंड नेट इज़ आर्टिकल 75 अदर प्रोविज़न एज टू द मिनिस्टर्स। तो उसमें हमने ऊपर अभी कीवर्ड्स पढ़े थे कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ये सब चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट में है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो टोटल मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो हमारे पीएम है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो होते हैं 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा नॉट राज्यसभा। ये भी प्रोविज़न जो है वो 91st अमेंडमेंट जो 2003 का था उससे ऐड हुआ था। और थर्ड जो पॉइंट है वो है कि अ मेंबर जो है अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो डिस्क्वालीफाई हो चुका डिफेक्शन के ग्राउंड पे, वो ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। और ये 91st से ही ऐड हुआ था। फोर्थ पॉइंट में कि जो मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड फिफ्थ इज़ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा में, और ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट का बेड रॉक प्रिंसिपल है। और फिफ्थ हो चुका है। सिक्स्थ जो है कि प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्टर करते हैं ऑफ जो ऑफिस ऑफ की होती है मिनिस्टर की। एंड सेवन्थ है कि मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ शेल सीज टू बी अ मिनिस्टर। और जो सैलरी अलाउंस है मिनिस्टर की वो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। तो वो ये आपको रट जाना चाहिए। और जो 77th आर्टिकल है वो बताता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इट्स फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो टू बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इट्स वेरी सिंपल। एंड ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटिव इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the president। जो ऑर्डर्स और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे, उन्हें इस तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इस तरीके से कि जो रूल्स ऑफ जो प्रेसिडेंट ने बनाई है उसमें स्पेसिफाई किया गया है। फर्दर जो वैलिडिटी है किसी ऑर्डर की इंस्ट्रूमेंट की विच इज़ सो ऑथेंटिकेटेड शेल नॉट बी, ऐसे उसे क्वेश्चन में नहीं किया जाएगा किस ग्राउंड पे कि ये वो ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया था। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं साहब हैं जो प्रेसिडेंट वो रूल बना सकते हैं मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए जो बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड नाउ वी हैव आर्टिकल 78 कि ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि ऑलरेडी हमने देख भी चुके हैं इसको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चैप्टर में कि टू कम्युनिकेट प्रेसिडेंट को सभी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा बार बार, ये सही में लगाइए AUNPL कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स किसके यूनियन के एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, बस फर्निश करता है सर्च इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू AUNPL एज अ प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। एंड थर्ड इज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट की कंसिडर करें फॉर द कंसिडरेशन काउंसिल मिनिस्टर का किसी भी मैटर पे जिस पे किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन उसे काउंसिल के द्वारा अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 88 दैट इज राइट ऑफ मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेज कि एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। और किसी भी जॉइंट सिटिंग में हाउस की और किसी भी कमेटी में पार्लियामेंट की उसमें जिसका उसका ही में बी नेम्ड अ मेंबर बट ही शैल नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी बुक में इसको जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ एडवाइस का, जो हमने आर्टिकल 74 में भी आपको एक बार बताया था कि आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद जो प्राइम मिनिस्टर उसके हेड पे होते हैं टू एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। और जो 42nd और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। फर्दर द नेचर ऑफ द एडवाइस जो मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होती। और ये प्रोविज़न emphasize the intimate and confidential relation between the president and the minister। और ये जो प्रोविज़न है ये बढ़ावा देता है कि जो रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के अंदर ये एक कॉन्फिडेंशियल रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि 1971
द प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि इवन डिसोल्यूशन के बाद भी लोकसभा के कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना ऑफिस नहीं छोड़ती। जो आर्टिकल 74 है वो मैंडेटरी है, एंड देयरफॉर जो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये कि आर्टिकल 74 मैंडेटरी इज़ नॉट। तो इसमें दिया हुआ कि जो प्रेसिडेंट है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिना ही एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और कोई भी एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिना ही एड और एडवाइस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी, एज वो वॉयलेट कर रही है आर्टिकल 74 को। अगेन 1974 में जो कोर्ट ने हेल्ड दैट कि वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेटिस्फेक्शन, मतलब वेन एवर कि जब भी और कहीं भी आपको जब भी प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन रिक्वायर होगा, तो जो सेटिस्फेक्शन है वो उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट वो सेटिस्फेक्शन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनकी एड और एडवाइस से प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करते हैं अपने पावर और फंक्शन। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इवन डिसोल्यूशन के लोकसभा के बाद भी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, और आर्टिकल 74 एक मैंडेटरी है। देयरफॉर जो प्रेसिडेंट है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट एड और एडवाइस की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं बिना उनकी एड और एडवाइस की तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और बिकॉज इट वॉयलेट द आर्टिकल 74। और अगेन 1974 में जो फर्स्ट से 3 साल बाद कोर्ट ने हेल्ड किया कि जहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन लगेगा प्रेसिडेंट का, तो वो उनका इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट इज़ ऑल्सो द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनकी एड और एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है अपनी पावर और फंक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वाइल जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं केवल उन्हीं पर्सन को एज अ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। यूजुअली जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, आइदर चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। अब वो पर्सन जो आइदर हाउस का भी मेंबर नहीं है उसे भी मिनिस्टर बना सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ उसको मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का, आइदर इलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू, अदरवाइज ही सीज टू बी अ मिनिस्टर। मिनिस्टर से ले लिया जाएगा मिनिस्ट्री की पोस्ट। मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट हैज़ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट एंड इन द प्रोसीडिंग दूसरे हाउस की, बट वो वोट उसी में कर सकता है, उसी हाउस में जिसका वो मेंबर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो चुका है कि जो एक मेंबर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा के अंदर स्पीक कर बोल सकता है, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता राज्यसभा में। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो वोट उसी हाउस में करेगा जिसका वो मेंबर है, दैट इज़ लोकसभा। देखते हैं ओथ और सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। In his oath of office, the minister swear to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, to do right to all the manner of people in accordance with the Constitution and the law, बिना ही डर के या फेवर के, किसी के भी अफेक्शन के और इल विल के तहत। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं वही कि हमने दो तो ये चली रही हैं, आपके एमपी में भी देखी थी हमने कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे बीयू एंड एफटी। और इन इज ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो मिनिस्टर स्वेयर करता है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा और रिवील भी नहीं करेगा किसी भी पर्सन को कोई भी मैटर जो डेट इज़ ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन और बिकम नोन टू हिम एज अ यूनियन मिनिस्टर, उसे जो बताया गया है, एक्सेप्ट वो रिक्वायर हो डिस्चार्ज करने के लिए ड्यूटीज़ एज अ मिनिस्टर। तो इसमें यही दिया हुआ है कि आउट ऑफ सीक्रेसी में जो मिनिस्टर स्वे करता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी जो भी मैटर उसके कंसिडरेशन में दिया हुआ है उसे किसी भी पर्सन को रिवील नहीं करेगा, एक्सेप्ट कि उस मैटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो भी जरूरी लगे, रिक्वायरमेंट हो, तब एज अ मिनिस्टर। और इन 1990 जो ओथ बाय देवी लाल एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉज चैलेंज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी ओथ को एज वैलिड एंड स्टेटेड दैट डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी
prime minister is descriptive only and such description does not confer to him any power of prime minister. और इट रूल डैट कि जो डिस्क्रिप्शन है मिनिस्टर का एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS जो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर which there is a no mention in the constitution does not vitiate the oath taken by him so long as the substantive part of the oath is correct. It's also very important. तो देख लेते हैं कि जो 1990 में है कि जो देवीलाल ने एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओथ ली थी उसे चैलेंज कर दिया गया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिकॉज ये कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड कर दिया ओथ को एज अ वैलिड. और वैलिड क्यों किया? उन्होंने स्टेट किया है कि जब किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सच डिस्क्रिप्शन डज नॉट कन्फर्म तो ये डिस्क्रिप्शन उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं दे देता. और उन्होंने रूल किया कि जो डिस्क्रिप्शन है मिनिस्टर का एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और MOS होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेंशन है नहीं. इट्स दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. डज नॉट वेटिएट द ओथ टेकन बाय हिम कि इन्होंने कहा है कि ये ओथ जब तक सही रहेगी जब तक उसका जो सब्सटेंटिव जो सोल पार्ट है ओथ का वो करेक्ट है. तो बेसिक ये है. आपको क्लियर हो गया होगा अब तो. और जो सैलरीज और अलाउंसेज है मिनिस्टर की वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम. अब मिनिस्टर गेट द सैलरी एंड अलाउंसेज विच आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. एडिशनली उनको समटरी जो अलाउंसेज होते हैं अकॉर्डिंग उनके रैंक मिलते हैं. फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंसेज, मेडिकल फैसिलिटी. और जो 2001 में जो समटरी अलाउंसेज था PM का वो रेज फ्रॉम 1500 to 3000 पर मंथ. और कैबिनेट मिनिस्टर का फ्रॉम 1000 to 2000 पर मंथ. और MOS का फ्रॉम 500 to 1000 पर मंथ. और डिप्टी मिनिस्टर का 300 से 600 पर मंथ. अब देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is the principle of collective responsibility that I already told you in the Article 74. That is, it is the bedrock principle in Article 74 and 75 कि Council of Minister directly responsible to the लोक सभा. अब आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा. इसका मतलब है कि जो सभी मिनिस्टर्स हैं उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा में फॉर देयर ऑल एक्ट फॉर ओमिशन और कमीशन. वो वर्क करते हैं एज अ टीम और स्विंग एंड सिंक टुगेदर. वैन द लोकसभा जो पास कर देती है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो जो सभी मिनिस्टर्स हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी मिनिस्ट्रीज से चाहे वो राज्यसभा से ही क्यों ना हो. ऑल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि वो डिसॉल्व करे लोकसभा को किस ग्राउंड पे कि जो हाउस है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा जो इलेक्टोरेट हैं वोटर्स हैं उनके व्यूज़ पूरी तरीके से और फ्रेश इलेक्शन के लिए कॉल भी कर सकते हैं. और प्रेसिडेंट ओबलाइज नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए अगर वो लॉस्ट कर चुकी है अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा का. इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 75 हम पढ़ चुके हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकसभा में. इसका मतलब है कि मिनिस्टर्स हैं जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति उनकी और ये टीम की तरह वर्क करते हैं एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर. और जो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है किसी भी अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो जो सभी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है उन मिनिस्ट्रीज से और चाहे वो राज्यसभा से ही क्यों ना हो. ऑल्टरनेटिवली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा किस ग्राउंड पे कि वो लोगों के जो व्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है और इलेक्शन के लिए बोलती है तो प्रेसिडेंट जो है वो ओबलाइज नहीं है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी बात माने अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका लोकसभा का. और प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स डैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसका मतलब ये भी है कि जो कैबिनेट है डिसीजंस बाइंड कर देता है सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को और दूसरे भी मिनिस्टर को इवन इफ़ दे आर डिफरेंट इन द कैबिनेट मीटिंग. ये ड्यूटी है सभी मिनिस्टर की वो कैबिनेट डिसीजंस के साथ खड़े रहें और सपोर्ट करें अंदर भी और बाहर भी पार्लियामेंट के. और अगर कोई भी मिनिस्टर डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन से तो ए आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट
तो उसे रिज़ाइन करना होगा। और सेवरल मिनिस्टर्स पास्ट में रिज़ाइन किया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस विद द कैबिनेट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ डिफरेंस विद द कॉलेजेस ऑन द हिंदू कोड बिल इन 1953। सी डी देशमुख रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू डिफरेंस ऑन द पॉलिसी ऑफ रिऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट। एंड आरिफ मोहम्मद ने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू इज अपोजिशन टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो आप एज एग्जाम्पल अपने मेंस आंसर में इनको कोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्लियर हो चुका है। आर्टिकल 75 ऑल्सो कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारा जो आर्टिकल 75 है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये स्टेट करता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूव कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा की। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं इवन उस टाइम पे भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंजॉय कर रहा है लोकसभा का कॉन्फिडेंस। हाउएवर द प्रेसिडेंट रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इनकी प्रेसिडेंट की। और जो प्रेसिडेंट है मिनिस्टर्स को रिमूव करता है ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। और अगर डिफरेंस भी होता है ओपिनियन और डिससेटिस्फेक्शन में किसी भी मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह सकता है उनको रिज़ाइन करने के लिए और प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकता है कि इसको डिसमिस करें। और इस पावर को एक्सरसाइज करके जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंश्योर करता है कि रूल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस रिगार्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व किया था कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन अचीव ओनली थ्रू इंस्ट्रूमेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Therefore, unless and until we create that office and endow that office with statutory authority कि वो नॉमिनेट कर सके और डिसमिस कर सके मिनिस्टर को, तो देयर शैल और देयर कैन बी नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ब्रिटेन के अंदर जो भी ऑर्डर होता है किंग का किसी भी पब्लिक एक्ट के रिगार्डिंग उसे काउंटर द्वारा साइन किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा। इफ़ द ऑर्डर इज़ इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है एंड वुड बी लायबल इन द कोर्ट। लीगली एक्सेप्ट फ्रेज है कि इन ब्रिटेन द किंग कैन डू नो रॉन्ग हैंस ही कैन नॉट बी सूड इन द कोर्ट। और इंडिया के ऑन द अदर हैंड कि कोई भी प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड डैट कि जो ऑर्डर है प्रेसिडेंट का फॉर पब्लिक एड उसे काउंटर साइन किया जाए मिनिस्टर के द्वारा। मोरेवर जो कोर्ट है आर बेड फॉर इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। कि इंडिया के अंदर भी हमारे जो कोर्ट है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को वो इंक्वायरी नहीं की जाती किसी भी कोर्ट के अंदर। अब कंपोजिशन देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, एमओएस और डिप्टी मिनिस्टर। और जो डिफरेंस होता है इनके बीच में वो लाई करता है इनकी रेस्पेक्टिव रैंक्स में, इम्प्लीमेंट्स में और जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस है इनकी। और एट द टॉप ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर स्टैंड द प्राइम मिनिस्टर जो कि सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी है कंट्री की। जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हेड होता है सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल एंड सो फोर्थ। और दे आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। तो इसमें बोला है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के हेड होते हैं और ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के, उसकी मीटिंग अटेंड करते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स को या पॉलिसीज़ को डिसाइड करने में। Thus their responsibilities extend over the entire gamut of central government। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है हमने कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। कि एमओएस जो होता है उसको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकता है किसी मिनिस्ट्रीज़ का और डिपार्टमेंट का और किसी कैबिनेट मिनिस्टर से भी अटैच किया जा सकता है। और इन केस में जब उसे अटैच किया जाएगा तो देर आइदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो हेड की जाएगी कैबिनेट द्वारा मिनिस्टर के द्वारा और अलॉटेड स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रीज जो हेड की जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही। दोनों ही केसेस में वो वर्क करेगा एज ए सुपरवाइजिंग और गाइडेंस एज वेल एज वर्क अंडर द ओवरऑल चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर की। और इन केस जब उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है ये परफॉर्म करता है सेम फंक्शन एक्सरसाइज
इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर, अगर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, कि जो MOS होते हैं वो मेंबर नहीं होते कैबिनेट के, और वो कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड भी नहीं करते अनलेस उन्हें स्पेशल इन्वाइट नहीं किया जाए, समथिंग अगर रिलेटेड हो मिनिस्ट्री टू डिपार्टमेंट में, जेट आर कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। नेक्स्ट इन द रैंक होते हैं जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर। तो हमने कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर लिए, MOS डिस्कस कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। देन वी हैव डिप्टी मिनिस्टर्स, कि दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, ये अटैच किए जाते हैं आइदर टू द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और असिस्ट करते हैं इनको इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ में। ये भी कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और नहीं अटेंड करते हैं उनकी मीटिंग्स। इट मस्ट ऑल्सो भी मैंशन हियर डैट कि देयर इज़ अ वन मोर कैटेगरी जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, और दे आर द मेंबर ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे बोलते हैं मिनिस्ट्री। अरे इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता कि जो इनके द्वारा कंट्रोल किया जाए, दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। इन्हें अटैच किया जाता है सीनियर मिनिस्टर्स के अंडर में, और उनको असिस्ट करते हैं ये डिस्चार्ज करने में पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो मिनिस्टर के द्वारा के साथ अटैच किए जाते हैं, और जो सेक्रेटरीज होते हैं वो मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं, असिस्ट करते हैं। और हावेवर सिंस 1967 कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट नहीं किया गया एक्सेप्ट द फर्स्ट फेज था राजीव गांधी गवर्नमेंट का। एट टाइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं में ऑल्सो इंक्लूड अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजन, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं देयर इज नो सच पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये चीज़ें नहीं है इंक्लूडिंग MOS। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में कंपेरिजन देख लेते हैं। जो वर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट आर ऑफन टाइम यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, दो देयर इज़ अ डेफिनेट डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में। तो जो डिफर करते हैं दोनों अपने कंपोजिशन में, फंक्शन और रोल में, तो डिफरेंस देख लेते हैं। कि रोल ऑफ कैबिनेट देख लें कि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड इट इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। और इज़ एडवाइजरी बॉडी, प्रेसिडेंट को हम देख चुके हैं, और उसकी एडवाइस जो बाइंडिंग होती है, ये चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं, और जो इमरजेंसी सिचुएशन है उनसे डील करते हैं। ये सभी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जो मेजर, उनसे डील करते हैं। ये डील विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर, एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल सभी हायर अपॉइंटमेंट्स की रिगार्डिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो डिस्ट्रिक्शन है टेबल में वो देख लेते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वाइडर बॉडी है, कॉन्सिस्ट ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर्स, और जो कैबिनेट है एक स्मॉलर बॉडी है, 15 to 20 मेंबर्स। इट इंक्लूड 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर जो हम पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MOS एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, और इसमें इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, थस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसलिए पार्ट होती है ये। इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस गवर्नमेंट का, इट हैज़ नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वेरी एंड थर्ड इसमें है कि इट मीट एज अ बॉडी, फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं, यूजुअली वंस वीक के अंदर, टू रीज़न लेने के लिए रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट का। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है क्लियर हो जाना चाहिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिगार्डिंग में, और इधर जो कैबिनेट होती है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फोर्थ है इट इज़ वेस्टेड विद ऑल पावर बट इन थ्योरी। और सेवन इज इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिस द पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थस एक्ट फॉर द लेटर, कि जो काउंसिल मिनिस्टर है उनके लिए एक्ट करता है। ये फंक्शन जो होते हैं डिटरमाइन किए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा, और ये डायरेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस जो बाइंडिंग होते हैं सभी मिनिस्टर पे। जो काउंसिल मिनिस्टर है वो इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन जो कैबिनेट ने लिए गए हैं, और जो इधर कैबिनेट है ये सुपरविजन करती है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको ये सुपरवाइज करते हैं। और इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डील करता है इन डिटेल बाय द आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उसका साइज़ वो क्लासिफिकेशन है वो हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, इस साइज़ डिटरमाइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज टाइम की एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। और उसका जो क्लासिफिकेशन है इनटू 3 टायर बॉडी
डेट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, MOS एंड डिप्टी। ये बेस है कन्वेंशन भी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो ब्रिटेन के अंदर डेवलप हुआ। इट हैज़ हाउएवर गोट अ लेजिस्लेटिव सेंशन। थस जो सैलरीज और अलाउंसेस एक्ट है 1952 का, वो डिफाइन करता है मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय वॉट एवर नेम सो कॉल एंड इंक्लूड अ डेप्टी मिनिस्टर। और एट्थ है कि इट इज़ अ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसका 7th पॉइंट जो था कि इसमें है कि ये इंसर्ट किया गया आर्टिकल 352 जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है इन 1958 बाय द 44th अमेंडमेंट से। और इट डज नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जो आर्टिकल 352 है वो ओनली डिफाइन करता है कैबिनेट को, सेइंग दैट जो काउंसिल हो कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक जो अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 75। इट डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शन। और दूसरे शब्दों में कहें, इट्स रोल इन आवर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो डेवलप हुआ है ब्रिटेन के अंदर। तो दोनों आपको क्लियर हो गया हुआ। और इसका जो 8 पॉइंट है कि ये इन्फोर्स करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल मिनिस्टर की तो लोअर हाउस ऑफ द पीपल, वही कि जो ये काम करता है उसको ये सुपरवाइज करता है। अब रोल डिस्क्रिप्टरी दी हुई है, जो वेरियस कमेंट जो आए हैं एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा कि द कैबिनेट इज़ द स्ट्रिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। इन्होंने लॉर्ड ने बोला था कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्च। ये सब आप देख सकते हैं, योर जेनिंग का पढ़ लेते हैं कि कैबिनेट इज़ द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इट प्रोवाइड यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वैसे आप हमें पे आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोट कर सकते हैं। अब देखते हैं किचन कैबिनेट। जो कैबिनेट है स्मॉल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड एंड सम 15 to 20 मेंबर जो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं इज द हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। हाउएवर स्टिल सम स्मॉलर बॉडी जिसे इनर कैबिनेट भी बोलते हैं, और किचन कैबिनेट वो भी रियल सेंटर है पावर का। और ये इनफॉर्मल जो बॉडी है कॉन्सिस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर पे और 3 से 4 इन्फ्लुएंशियल जो कॉलीग्स होते हैं इन होम ही कैन फेथ और विद होम ही कैन डिस्कस एवरी प्रॉब्लम। ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में और असिस्ट करते हैं इन मेकिंग क्रूशियल डिसीजन। ये ना ही केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स इसमें होते हैं बट आउटसाइडर्स भी होते हैं जैसे फ्रेंड फैमिली मेंबर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर तो होते ही हैं बल्कि आउटसाइडर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स। एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया की अपनी एक इनर कैबिनेट होती है कि आ सर्कल विद इन अ सर्कल। ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी जो इनर कैबिनेट है वो केम टू बी कॉल्ड एज किचन कैबिनेट। वो पर्टिकुलरली बहुत पावरफुल थी। हाउएवर जो प्राइम मिनिस्टर है रिस्टोर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट दैट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ड्यू टू इट्स मेरिट्स। इसके फ़ायदे क्या है कि ये स्मॉल यूनिट है और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है रेदर दैन द लार्ज कैबिनेट। ज़्यादा टाइम बार बार ये मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मेंबर with the deal with much more expeditious rather than large cabinet। ये हेल्प करती है पीएम को इन मेंटेनिंग सीक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू होते हैं। और इसकी जो डिमेरिट्स हैं वो हैं कि रिड्यूस कर देती है जो अथॉरिटी और स्टेटस है कैबिनेट का एज द हायर डिसीजन। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कैबिनेट ही है। और इट्स सर्कमवेंट द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग द आउटसाइडर पर्सन को भी इसमें इंक्लूड कर देती है। तो इसलिए ये इनके दो इसके फ्लॉज हो चुके हैं। और जो फिनोमिना है किचन कैबिनेट का जहाँ डिसीजन को कुक किया जाता है और कैबिनेट के सामने रखा जाता है उसके फॉर्मल अप्रूवल के लिए, वो यूनिक नहीं है इंडिया के अंदर। ये यूएसए के अंदर ऑलरेडी और ब्रिटेन के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड इज़ क्वाइट पावरफुल इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन देयर। आर्टिकल जो रिलेटेड है देख लेते हैं। 74 हम पढ़ चुके हैं, काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस जो बाइंडिंग होती है। 75 अदर प्रोविजंस जो अपॉइंटमेंट हमने टेन्योर प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट सब पढ़े हैं। 70 कंडक्ट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 78 ड्यूटीज़ प्राइम मिनिस्टर की, तो याद रखेंगे आर्टिकल 167 की ड्यूटीज़ ऑफ द सीएम एंड 78 ड्यूटीज़ ऑफ द पीएम एंड 88 इज़ राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट ऑफ द हाउसेज। तो गाइज हमारे